नातेदारी किससे संबंधित? प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र का यह हमारा चौथा लेक्चर है। और चौथा लेक्चर जो हमारा होगा वह दीर्घ उत्तरी से है। हमने शार्ट का पढ़ा, आज हमारा क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन हम लोग यहां देख रहे हैं। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्र कक्षा 12 पर जिस प्रकार से प्रश्न दीर्घ उत्तरी के पूछे जाते हैं उनका एक नमूना यहां हम लोग प्रस्तुत देख रहे हैं। और अपनी शैली में निश्चित तौर से यह प्रयास करेंगे लाने के लिए हम परीक्षा के अंदर इसी प्रकार से प्रश्न को लिखने का प्रयास हमारा रहे, जिससे अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत कीजिए। फिर भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। तो पहले भारतीय समाज का संक्षेप में परिचय, हेडिंग क्या डाला गया है देखिए, लिखेंगे कैसे उत्तर में? भारतीय समाज का परिचय। शुरू करते हैं। औपनिवेशिक दौर में ही, औपनिवेशिक का मतलब जब भारत गुलाम था, औपनिवेशिक दौर में अर्थात भारत जिस समय गुलाम था उसी पीरियड में एक विशिष्ट भारतीय चेतना, विशिष्ट भारतीय माने एक ऐसे विशिष्ट चेतना से युक्त भारतीय, मतलब जिस समय भारत गुलाम था उस औपनिवेशिक पीरियड में एक ऐसे विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया जो अपनी विस्तार से निकलना चाहते थे, जो गुलामी की जंजीरों में जीने के लिए इच्छुक नहीं थे। ऐसे विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत किया। भारत में जो एकीकरण है, एकीकरण पर अगर हम बात करें तो जब तक भारत में एकीकरण की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में ही हुई है। कहने का मतलब जब भारत गुलाम नहीं था, इससे पहले भारत अनेक रियासतों में बटी हुई थी। तो इन रियासतों को मिलाने का जो समय है, जो इन रियासतों को मिलाया गया, यह कहा जाए औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारतीयों को एकीकृत किया, इनको अपने साम्राज्य में मिलाया। एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। कब हुआ? औपनिवेशिक शासन में एकीकृत किया। और पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। मतलब कि पूंजीवादी और आर्थिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण से भारत को इन प्रक्रियाओं से भारत को परिचित कराया कि पूंजीवाद क्या है, इसका परिवर्तन कैसे, और देश आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ाया। एक तरह से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था। यानी मतलब इस तरह से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता। जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पुनः से पलटा नहीं जाता। अच्छा, किसी समाज में परिवर्तन को पलटा नहीं जा सकता कहा से क्या कि समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था। अगर हम समाज को पुनः पूर्व अवस्था में, जैसे भारत की व्यवस्थाएं थी, उसमें लाना चाहेंगे तो समाज में यह बदलाव कभी आ नहीं आ सकता, उसे पूरी तरह से वैसा नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहने का मतलब कि जब भारत गुलाम था या अंग्रेजों का शासन था,
उस अंग्रेजों के शासन के में भारत को जो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण दिखाई दे रहा था, जो भारत का एकीकरण हुआ, इस एकीकरण की उपलब्धि तो थी है, लेकिन इस एकीकरण में भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। काफी आर्थिक दोहन किया गया, मानसिक दोहन किया गया, भारत को अपने देश में ही रहकर गुलाम की जिंदगी जीना पड़ा। यह इन्हें ये बहुत लंबी कीमत चुकानी पड़ी। अगला है कि औपनिवेशिक शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान भारतीय समाज पर आज भी मौजूद है। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण एवं प्रभुत्व दिए गए, जो उनका शोषण किया गया, अनेक प्रकार के घाव, इस प्रकार से भारतीयों का जो शोषण हुआ है, जो भारतीयों में अखंड भारत को खंडित किया गया, ऐसे घाव के निशान भारतीय समाज पर आज भी मौजूद है। लेकिन उस युग का एक विरोधाभासी सच यह है कि औपनिवेशवाद ने ही अपने शस्त्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कहने का मतलब, इस युग का एक विरोधाभासी यह भी एक सत्य ही है कि औपनिवेशिक शासन की बाद में यह शोषण, यह जो जुल्म भारतीयों के साथ हुए, इसके परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद ने ही अपने शस्त्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय था, उसके पीछे मूल कारण भारत में औपनिवेशिक शासन सत्ता का स्थापित होना। औपनिवेशिक शासन, अब देखिए लिखा गया, ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर आकार लिया। भारत में जो राष्ट्रवाद आया, यह राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही अपने मूल स्वरूप में आया, ब्रिटिश शासन के दौरान ही आया। उसका मूल कारण था भारतीयों का शोषण। औपनिवेशिक प्रभुत्व के सम्मिलित अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता की। औपनिवेशिक प्रभुत्व के सम्मिलित अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को क्या किया? एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने में सहायता की। पश्चात शैली की शिक्षा के माध्यम से उभरते मध्य वर्ग ने पश्चात शिक्षा शैली के माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेशवाद में कौन सी शिक्षा? पश्चात शैली शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, और इसके माध्यम से जो यह शिक्षा का माध्यम इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसी पीरियड मध्य वर्ग ने औपनिवेशवाद को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर, उसकी मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी। यह हमारे इतिहास की विडंबना है कि उपनिवेशवाद एवं पश्चात शिक्षा ने ही परंपरा को पुनः खोज को प्रोत्साहन प्रदान किया। उपनिवेशवाद एवं पश्चात शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहित प्रदान किया। यह उपनिवेशवाद एवं पश्चात शिक्षा की कहा जाए एक खोज थी। इसके प्रभाव स्वरूप अनेक तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई। इनके औपनिवेशिक शासन और जिनके द्वारा जो पश्चात शिक्षा दी जा रही थी, इसके प्रभाव में अनेक तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित, अनेक प्रकार की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई, जिससे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर समुदाय के नवोदित रूप सुदृढ़ हुए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समुदाय सुदृढ़ हुए। उपनिवेशवाद ने नए वर्ग एवं समुदायों को जन्म दिया। यह पीरियड, उपनिवेशवाद का जो पीरियड था, इसमें नए वर्ग एवं समुदायों को जन्म दिया, जिन्होंने बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नया वर्ग या समुदाय इतिहास में कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगरीय मध्य वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे। नगरीय शहरों में मध्य वर्ग
मध्य वर्ग के लोग, राष्ट्र शहरों में रहने वाले मध्य वर्ग के लोग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे। राष्ट्रवाद को संचालित किया, यही उसके प्रमुख वाहक थे एवं उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की के अभियान की अगुवाई की। यही मध्य वर्ग स्वतंत्रता प्राप्त के अभियान की शुरुआत की। औपनिवेशिक हस्तक्षेपों ने भी धार्मिक एवं जाति आधारित औपनिवेशिक ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इन अभियानों को जब रोका गया तो इन औपनिवेशिक हस्तक्षेप होने से धार्मिक एवं जाति आधारित समुदाय को निश्चित रूप दिया। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात धार्मिक और जाति समुदायों को भी निश्चित रूप से रूप दिया गया। और यह जब निश्चित जो रूप मिला, इससे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अगुवाई मध्यम वर्गों के द्वारा की गई और मध्यम वर्ग के द्वारा जब हस्तक्षेप किए जा गए और इन हस्तक्षेपों के फलस्वरूप धार्मिक और जाति आदि समुदाय को एक निश्चित रूप मिला और जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। समाजवाद समाजशास्त्र एक विषय है जो समाज के बारे में कुछ जानता है, समाज के विषय में बताता है। समाजशास्त्र अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, अन्य जो विषय हैं उनकी शिक्षा में घर, विद्यालय, अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। इन समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। तो कहने वाला कहा जा रहा है समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने शब्द फंक्शन कार्य को जीव विज्ञान से लिया। समाजशास्त्री तथा सामाजिक मनोविज्ञानियों ने फंक्शन कार्य को जीव विज्ञान से लिया है, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना रख रखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। कह रहा है कि किसी समाज का निरंतरता, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह कार्य होना आवश्यक है एक समाज के लिए। पहला क्या होना आवश्यक है? सदस्यों की नियुक्ति, विशेषज्ञता। तीसरा सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण, आदेश का पालन। यह किसी समाज के लिए एक आवश्यक कार्य है। एक सामाजिक संरचना में निम्न शामिल होते हैं। इस सामाजिक संरचना में महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायी तथा धार्मिक समूह इसमें शामिल होते हैं। माता पिता, बच्चों तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध होता है। इनके बीच आपस में एक अच्छा संबंध होता है। अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। समाज में जितने भी सभी आपस में मिलते हैं और यह मिलके अंत में समाज के सभी अंग जब इसमें आपस में मिलते हैं तो यह एक व्यवस्था अंतर संबंधित, एक दूसरे से रिलेटिव और पूरक हो जाते हैं। समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल सिखाता है। कहा रहा है समुदाय जो होते हैं वह हमें क्या सिखाते हैं? भाषागत, भाषा को इसके साथ जोड़ते हैं समुदाय, और सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है समुदाय, जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यता और अथवा निपुणता पर। कह रहा है भाषागत और सांस्कृतिक, यह जो हमें समुदाय सिखाता है, यह जो है जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, जन्म और संबंध पर आधारित होता है।
भाषागत और सांस्कृतिक मूल्य, न कि अर्जित योग्यता और निपुणता पर या किसी योग्यता और निपुणता पर नहीं। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व, इसमें भाई सांस्कृतिक और भाषागत मूल्य पसंदों का कोई महत्व नहीं होता। यह वस्तुतः निरर्थक तथा विभेदात्मक है। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बिना विचार के उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। भाई जो यह पहचान बताया गया कौन से, जन्म, भाषा, संस्कृत पर, इससे अगर कहा जाए तो इससे पीछा छुड़ाना एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि बिना विचार के उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूह के संबंध, समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूह के संबंध जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म, विश्व को अपनी पहचान बताता है। विश्व को क्या बताता है? उसकी पहचान, उसके रिश्तेदार, उसके जात, नस्ल, भाषा, यह विश्व में अपनी एक पहचान बताता था। स्वतः स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है। यह स्वयं की पहचान विश्व में जहां पहचान दिलाता है वहीं स्वयं की चेतना को भी पैदा करता है। अगला प्रश्न है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो नातेदारी को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार, तो नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा अगर कर देंगे तो इसकी विवेचना हो जाएगी। तो नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा, नातेदारी का से, अब नातेदारी का अर्थ क्या? नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों, ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था है। व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की क्या है? व्यवस्था है, जो कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर संबंधित है। नातेदारी किससे संबंधित है? नातेदारी किससे संबंधित? प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात विवाह या रक्त संबंध के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। नातेदारी कहां होती? विवाह या रक्त संबंधों के पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। प्रायः श्यामलाल शर्मा ने डॉक्टर इरावती कर्वे की पुस्तक, इनकी पुस्तक किसकी पुस्तक? डॉक्टर इरावती कर्वे की पुस्तक एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के हिंदी अनुवाद का पुनरीक्षक रूप बंधुत्व व्यवस्था को दो पक्ष बताए हैं। इसमें इन्होंने नातेदारी पर क्या दो पक्ष बताए हैं? किसके आधार पर श्यामलाल शर्मा ने बताया? डॉक्टर इरावती कर्वे की पुस्तक की। आंतरिक पक्ष, बाह्य पक्ष। रक्त संबंधों की व्यवस्था नातेदारी की आंतरिक पक्ष है। रक्त का जो संबंध है वह नातेदारी का कौन सा पक्ष है? आंतरिक। जबकि विवाह संबंधों को की व्यवस्था इसका बाह्य पक्ष है। रक्त संबंध जो है वह आंतरिक पक्ष है और विवाह संबंध की जो व्यवस्था है बाह्य पक्ष। इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं। अब यहां अर्थ यही है कि नातेदारी क्या है? प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार में परस्पर संबंधित होते हैं। अब प्रोफेसर श्यामलाल शर्मा डॉक्टर इरावती कर्वे की पुस्तक के आधार पर, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, इसके दो पक्ष बताए हैं। पहला आंतरिक पक्ष है तो दूसरा बाह्य। आंतरिक पक्ष का संबंध रक्त से जुड़ा हुआ है, नातेदारी का आंतरिक पक्ष है, जबकि विवाह का जो संबंध है यह उसका बाह्य पक्ष।
किन किन विद्वानों ने परिभाषाएं दी, तो यहां आपको परिभाषाएं दे देनी है। पहला परिभाषा दिया रॉबिन फॉक्स के अनुसार। रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी का अत्यंत सामान्य परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्याल अथवा विवाह समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। नातेदारी, रॉबिन फॉक्स ने क्या कहा, नातेदारी केवल स्वजन अपने लोग अर्थात वास्तविक ख्याल अथवा विवाह समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध होते हैं। रॉबिन फॉक्स ने कहा। दूसरे विद्वान श्याम चरण दुबे के अनुसार मानव समाज जो है वह जन्म अथवा कल्पित के आधार पर परिवार के सदस्य संबंध और व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। श्यामाचरण दुबे ने कहा कि मानव समाज में जन्म अथवा कल्पित के आधार पर, जन्म के आधार पर परिवार के सदस्य जो होते हैं, परिवार के सदस्यों का जो संबंध और उनकी व्यवहार की दृष्टि से यह एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत नजदीक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण कुछ प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है। इस प्रक्रिया से कुछ प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है। इस विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को नातेदारी करें। इनसे जो संबंध नए नए बनते हैं, प्रक्रिया से जो कुछ सामाजिक संबंधों का नया सृजन होता है, इस विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को ही हम क्या कहते हैं, नातेदारी। इसी क्रम में एक परिभाषा मजूमदार एवं मदन के अनुसार, मजूमदार एवं मदन ने नातेदारी पर परिभाषा देते हुए कहा, सभी समाज के सदस्य विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर कई समूहों के रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। समाज के जो सदस्य हैं और उस सदस्य का विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर कई समूहों के रूप हैं। भाई एक व्यक्ति के कई न कई अनेकानेक संबंध है, उनका कई समूहों के रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौमिक एवं अत्यधिक आधारभूत संबंध, सार्वभौमिक एवं अत्यधिक आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। पर आधारित होते, प्रजनन सहज मानवीय अंतर्नोद पर आधारित है। इन संबंधों को नातेदारी कहा जाता है। श्यामलाल शर्मा ने नातेदारी की परिभाषा देते हुए कहा कि नातेदारी उस व्यवस्था का नाम है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। ये स्वजन वास्तविक हो सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि नातेदारी व्यवस्था से अभिप्राय नातेदारी संबंधों द्वारा बंधे व्यक्तियों की व्यवस्था है। नातेदारी व्यवस्था से अभिप्राय नातेदारी संबंधों जो रक्त एवं विवाह से हैं बंधे व्यक्तियों की क्या है, व्यवस्था है। परिवार, वंश, कुल, गोत्र आदि ऐसे समूह के कुछ उदाहरण हैं जो नातेदारी से रिलेटिव हैं, जो नातेदारी से संबंधित होते हैं। नातेदारी के भेद, नातेदारी के भेद किए गए हैं। नातेदारी के दो प्रकार सम्मिलित किए गए हैं, दो प्रकार बताए गए हैं यहां। पहला है एक रक्त मूलक नातेदार। रक्त मूलक नातेदार रक्त संबंधों पर आधारित नातेदारों को रक्त मूलक नातेदार, जो रक्त से संबंधित, जो रक्त के आधार पर संबंध स्थापित हुए हैं, उसे रक्त मूलक नातेदार कहा जाएगा। जैसे माता पिता का बच्चों से संबंध तथा बच्चों का परस्पर संबंध, माता पिता का बच्चों से संबंध तथा बच्चों का परस्पर संबंध, जैसे भाई बहन का संबंध, इस प्रकार के नातेदारी में रक्त मूलक नातेदारी कहा जाएगा। विवाह मूलक नातेदार का, इसमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता, विवाह में किया जाता है जो सामाजिक अथवा कानूनी दृष्टि से विवाह संबंधों द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था के द्वारा विवाह
ये पहले सूत्र में बदल रहे हों चाहे कानूनी दृष्टि से। उदाहरण के लिए पति पत्नी विवाह मूलक नातेदार हैं। पति और पत्नी के परिवार के अन्य सदस्य भी परस्पर विवाह संबंधित हैं। पति और पत्नी के परिवार के अन्य सदस्य भी परस्पर विवाह संबंधी हैं, जैसे कि सास, ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साला, साली इत्यादि। ये विवाह मूलक नातेदारी है। तो विवाह इसके दो प्रकार बताए गए हैं भेद के अंतर्गत, एक रक्त मूलक नातेदार, दूसरा विवाह मूलक। जन्म का परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। जन्म का परिवार क्या है? जिसमें व्यक्ति क्या होता है? जन्म लेता है। जनन का परिवार जिसमें व्यक्ति का विवाह होता है। जनन का परिवार का मतलब क्या है? एक है जन्म का परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। जनन का परिवार क्या है? जिसमें व्यक्ति का विवाह होता है तथा वह प्रत्येक नातेदार से समान संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखता। एक व्यक्ति के अनेक नातेदार होते हैं, लेकिन सबसे हर नातेदारों से वह निकटता और एवं घनिष्ठता नहीं रखता। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमुक नातेदार व्यक्ति से किस आधार पर संबंधित है। अमुक नातेदार का व्यक्ति के किस आधार पर उसका संबंध है। निकटता एवं घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर नातेदारों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक, पंचम आदि विभिन्न नातेदारी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसे निकटता और घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर, निकट क्या रिलेशन है, घनिष्ठता और संपर्कता के आधार पर नातेदारी को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम आदि विभिन्न नातेदारी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। अब प्राथमिक नातेदार या संबंधी, यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्षता संबंधित है, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कैसे संबंधित है? प्रत्यक्षता संबंधित है, तो उसे हम प्राथमिक संबंधी कहते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी, माता पिता, संतान परस्पर प्राथमिक से संबंधित होते हैं। किसी भी परिवार में प्राथमिक संबंधी कौन आठ है? पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र। तो कौन कौन हुए? एक पति पत्नी, दूसरा रिलेशन पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री। तो ये 8 प्रकार से हो सकते हैं। ज्येष्ठ लघु भ्राता, ज्येष्ठ लघु बहन, भ्राता बहन। यहां अगला क्या है? ज्येष्ठ लघु भ्राता, ज्येष्ठ लघु बहन, भ्राता बहन। इसमें पति पत्नी को प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है, जबकि अन्य संबंधियों का जो संबंध है वह रक्त पर है। द्वितीयक नातेदारी का नातेदार या संबंधी, जो लोग उपरोक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं उन्हें हम द्वितीयक संबंधी कहते हैं। जो लोग उपरोक्त में प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं उन्हें हम द्वितीयक संबंधी कहते हैं। उदाहरण के लिए बहन का पति बहन के लिए तो प्राथमिक है, बहन का पति बहन के लिए क्या है? प्राथमिक है। बहन का पति बहन के लिए परंतु भाई के लिए वह भाई के लिए जैसा वह जीजा लगेगा, द्वितीयक संबंधित। भाई के लिए वही क्या होगा? बहन के लिए तो पति प्राथमिक है, लेकिन भाई के लिए वह क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। भाई के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीयक। इस प्रकार किसी व्यक्ति का पिता उसका प्राथमिक संबंधी है। किसी व्यक्ति का पिता जो होगा उसका तो वह प्राथमिक संबंधी है, परंतु दादा द्वितीयक संबंधी है। दादा किस में आ जाएंगे? द्वितीयक संबंधी। बहू सास, बहू ससुर, देवर भाभी, साला जीजा, साली जीजा तथा चाचा भतीजा, मामा भांजा इत्यादि द्वितीयक संबंधियों के उदाहरण हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे मार्डॉक ने
द्वितीयक संबंधियों की संख्या 33 बताई है। मार्डॉक ने द्वितीयक संबंधियों की संख्या कितनी बताई है? 33 बताई है। तृतीयक नातेदार या संबंधी, इस श्रेणी में उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो कि हमारे प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक संबंधी या हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी। तृतीयक में कौन रखेंगे आएंगे? प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक संबंधी या द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी है। उदाहरण, पितामह हमारा तृतीयक संबंधी है क्योंकि वह हमारे प्राथमिक संबंधी का द्वितीयक संबंधी है। डॉक्टर पिता हमारे तृतीयक संबंधी है क्योंकि वह हमारे प्राथमिक संबंधी का द्वितीयक संबंधी है, अथवा हमारे द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी है। मार्डॉक ने ऐसे संबंधों की संख्या 151 बताई है। कितनी बताई है? 51। जबकि द्वितीयक संबंधियों की संख्या कितनी बताई है? 33। मार्डॉक ने तृतीयक नातेदारी के संबंधों की संख्या जो बताई है वह 33 बताई है। अगला प्रश्न है, जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जाति को परिभाषित करिए और इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं। आइए अगले प्रश्न। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जाति की परिभाषा निम्नलिखित। विभिन्न विद्वान ने जाति की निम्नलिखित परिभाषा बताई है। उसमें पहला नाम आता है J.H. हंटन ने जाति की परिभाषा देते हुए कहा कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित, एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। जाति क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित रहते हैं, पृथक एक दूसरे पूर्णतः इकाइयों या जातियों में क्या होते हैं? विभाजित रहते हैं। इन इकाइयों के बीच परस्पर संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। हंटर ने कहा कि भाई जाति क्या है? ये आत्म केंद्रित एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? पृथक होते हैं, अलग होते हैं और ये जातियों में विभाजित है। इनके बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार जाति परिवारों या कई परिवारों के समूहों का संकलन है। परिवार का या कई परिवारों का क्या है? संकलन है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है। जाति क्या? जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। इस रूप में हर्बर्ट रिजले ने कहा कि यह एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। हाबल के अनुसार अंतर्विवाह तथा आनुवंशिकता द्वारा थोपे गए पदों को जमा देना ही जाति होता है। अंतर्विवाह तथा आनुवंशिकता द्वारा थोपे गए पदों को जमा देना ही क्या है? जाति है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब सामाजिक पद पूर्णतः निश्चित हो, सामाजिक पद पूर्णतः क्या हो? निश्चित हो, जो जन्म से ही मनुष्य के भाग्य को निश्चित कर देते हैं। सामाजिक पद पूर्णतः निश्चित हैं जो जन्म से ही मनुष्य के भाग्य को निश्चित कर देते हैं, कर दे, जीवन पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा न हो, तब वह जन वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है। जन वर्ग क्या? किस रूप में? जाति का। जब वह सामाजिक पर पूर्णतः निश्चित हो, जो जन्म से ही मनुष्य के भाग्य को निश्चित कर दे, तो जीवन पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा न हो, तब वह जन वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है। केतकर के अनुसार जाति की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है
जात की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उसी जात में जन्म लेते हैं तथा एक कठोर सामाजिक नियम अपनी जात के बाहर विवाह करने से रोकता है। तत्व के अनुसार एक जात के सदस्य जात के बाहर विवाह नहीं कर सकते। एक जात के सदस्य दूसरे जात के बाहर विवाह नहीं कर सकते। अनेक जातियों में कुछ निश्चित व्यवसाय हैं। मनुष्य की जात का निर्णय जन्म से होता है। ऊपर परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जात व्यक्तियों का एक अंतर्विवाही समूह है। जात व्यक्तियों का एक क्या है? अंतर्विवाही समूह है, जिसका सामान्य नाम एक परंपरागत व्यवसाय है, जिसके सदस्य एक ही स्रोत से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं तथा काफी सीमा तक सजातीयता का प्रदर्शन करते हैं। जात की प्रमुख विशेषताएं। जात सामाजिक स्तरीकरण की एक अनुपम व्यवस्था है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जात की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जन्म पर आधारित सदस्यता। यह जात की एक प्रमुख कहा जाए विशेषता है कि यह जन्म पर आधारित सदस्यता जन्म लेते ही अपने आप प्राप्त हो जाती है। अगर हम कहें कि जात की सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ता, बल्कि व्यक्ति स्वतः ही जन्म से उसका सदस्य बन जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी का सदस्य पूरे जीवन बना रहता है। जहां जिस जाति में जन्म लिया उसी की सदस्यता वह बना रहता है। जात पेशों की निश्चितता। जात में पेशों की निश्चितता। प्रत्येक जात के पेशे व व्यवसाय पूर्व निश्चित हैं। प्रत्येक जात के क्या पेशे हैं, उनके व्यवसाय क्या हैं, यह पूरी तरह से क्या है? निश्चित होते हैं। वास्तव में जात का शाब्दिक अर्थ ही है निश्चित व्यवसाय को। जात का शाब्दिक अर्थ है निश्चित व्यवसाय को धारण करने से लगाया गया है। निश्चित व्यवसाय को धारण करने से लगाया गया है। प्रत्येक जात का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। इसी कारण विभिन्न जातियों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक जात का एक निश्चित व्यवसाय होने के नाते जितनी भी जातियां पारस्परिक निर्भरता उनमें दिखाई देती है। खाद पान पर प्रतिबंध। जात व्यवस्था में खान पान के प्रतिबंध होते हैं। इस जात के सदस्य निम्न जात के सदस्यों द्वारा पकाया हुआ या छुआ हुआ भोजन नहीं करते। भारत में ब्राह्मण शूद्रों के साथ खान पान के संबंध नहीं रखते। ऊंच नीच की भावना। जात व्यवस्था के अंतर एक जात दूसरी जातियों से ऊंची नीची होती है। इस ऊंच नीच के कारण एक जात के सदस्य दूसरी जात के सदस्यों को छूना भी पसंद नहीं करते। भारतीय समाज में अस्पृश्यता की भावना अधिक पाई जाती है। समान संस्कृति की मान्यता। जात के सदस्यों में समान संस्कृति पाई जाती है। जात के सभी सदस्यों में समान प्रथाएं, समान संस्कृति, समान प्रथाएं, परंपराएं तथा रूढ़ियां पाई जाती हैं। एक जात के सभी रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, इसलिए जात के सदस्यों में एकता और समानता पाई जाती है। यह जात के लिए महत्वपूर्ण है कि इनका एक समान संस्कृति होगा, समान ढंग से रहेंगे। इसमें मान्यताएं भी समान रूप से होंगी। इनके खान पान में छुआछूत की भावनाएं विद्यमान रहेंगी। उच्च जात के लोग निम्न के यहां नहीं खाएंगे। तो सारी चीजें जात के अंतर्गत पाई जाती हैं। अनिवार्य सदस्यता। जात की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं है। जात की सदस्यता अगर कहा जाए जात की सदस्यता इच्छा पर नहीं होता। जात की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर नहीं है। जन्म से ही व्यक्ति किसी न किसी जात का सदस्य होता है। जन्म लेते ही व्यक्ति किसी न किसी जात का सदस्य लेकर जाति का सदस्य बनकर ही जन्म लेता है। इस सदस्यता को वह जीवन भर बदल नहीं सकता। इसलिए जात की सदस्यता अनिवार्य और अस्थायी होती है। जन्म लेते ही स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसे बदला भी नहीं जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जात की सदस्यता क्या है? अनिवार्य है और अस्थायी भी है। निश्चित परंपराएं। प्रत्येक जात के अपने रीति रिवाज तथा उसकी अपनी परंपराएं होती हैं।
जात के सदस्य सरकारी कानूनों से भी अधिक जाति परंपराओं की ओर झुके होते हैं। वे सरकारी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं तथा सरकार का विरोध कर सकते हैं, किंतु जातिगत परंपराओं का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। अंतर्विवाह समूह, जात के सदस्यों में विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। जात के सदस्यों को अपनी जात के अंदर विवाह करना पड़ता है। जात के लड़कों और लड़कियों का विवाह जाति में ही होता है और वे जात से बाहर के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जो जिस जात में है उसी जात के अंतर्गत वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जात एक अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही समूह क्या है? क्योंकि वह अपनी जात में ही रह करके वैवाहिक संस्कार के जीवन में बच सकता है। सदस्यों की निश्चित स्थिति, जात के सदस्यों को समाज में एक निश्चित पद उसकी स्थित होती है। समाज में जात का जो सम्मान होगा उसी के अनुरूप जात के सदस्यों की स्थिति होगी। उदाहरण के लिए परंपरा से ब्राह्मणों की स्थिति उच्च तथा शूद्रों की स्थिति क्या है? समाज में ब्राह्मणों की स्थिति उच्च तथा शूद्रों की स्थिति निम्न रही। 10वां पॉइंट है सदस्यों को निश्चित कार्य। समाज में प्रत्येक जात के सदस्य को, जितने भी जातियां, प्रत्येक जात के सदस्यों को एक निश्चित कार्य भी करते हैं। सदस्य अपनी एक स्थिति के अनुसार, जो जिस जात से संबंधित है उस स्थिति के अनुसार वो कार्य करते हैं। उच्च वर्ग या जात के सदस्य कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिनसे उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आ जाए। इसी प्रकार निम्न जात के सदस्य कोई उच्च कार्य नहीं कर सकते, किंतु आधुनिक युग में ऐसा हो रहा है। आधुनिक युग में तो सारे लोग सारे कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संबंधों का, एक जात के सदस्य केवल अपनी जाति में खान पान, विवाह आदि संबंध स्थापित करते हैं। फलस्वरूप अंतरजाति संबंधों की स्थापना नहीं की जा सकती। अतएव विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संबंधों का अभाव पाया जाता है, परंतु अब यह विशेषता समाप्त हो गई है। धीरे धीरे यह विशेषता अंतर जाति जो विवाह थे, यह जो विशेषता जाति के अंतर्गत है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य एवं अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। जनजाति कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का विवेचन कीजिए। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में, तो इन सारे प्रश्नों के नेचर एक है, लेकिन जो यहाँ आपका 24 को आधार बनाकर जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो यहाँ का प्रश्न आपका यही है, लेकिन सबके प्रश्न का उत्तर एक ही है, नेचर एक जैसा है। तो जातियों और जनजातियों के भेदभाव मिटाने के लिए राज्य अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। जातियों और जनजातियों के प्रति जो भेदभाव है, ऊंच नीच का भाव है, राज्य और अन्य संगठन द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो यहाँ देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त से पहले भारत सरकार, स्वतंत्रता प्राप्त से पहले ही भारत सरकार अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाती रही। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले ही भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाती रही। 1935 में ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी, जिनमें उन जातियों जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया था। ऐसी 1935 में ब्रिटिश भारत के दौरान यह सूचियां बनाई गई थी। देश की आजादी के बाद उन नीतियों को तो जारी रखा ही गया, उनमें कई नई नीतियां भी जोड़ दी गई। 1990 के दशक में देखा जाए तो 1990 के दशक की शुरुआती वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए गए। कब से? 1990 के दशक के बाद एक बड़े व्यापक सामाजिक परिवर्तन हुए, जो यह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए गए। इसमें
इसके फलस्वरूप कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए। प्राचीन और आधुनिक जातियां असमानता को दूर करने और उसमें हुई क्षति प्राचीन और आधुनिक जातियां असमानता को दूर करने, उससे हुई क्षति पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, उसे आम लोगों ने आरक्षण के नाम से जाना जाता। उसे आम लोग किस नाम से जानते हैं? आरक्षण। प्राचीन और आधुनिक जातीय असमानता को कैसे दूर किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य की ओर से जो सबसे पहला कदम उठाया गया है वह आज की आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या है? आरक्षण से है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दी गई जाती हैं। इन आरक्षण में अनेक किस्म के आरक्षण शामिल हैं, जैसे राज्य और केंद्रीय विधानमंडल यानी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नौकरियों का आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिशतांश के बराबर होता है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया गया है। इसी सिद्धांत को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों पर भी लागू किया गया है। उनमें से तो कुछ विशेष रूप से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रम उन्हें अधिमान्यता या वरीयता दी जाती है। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जाति भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उसके लिए दंड देने के लिए बनाए गए हैं। ऐसी शुरुआत कानूनों में एक था 1850 का। इस प्रकार में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, दंड के द्वारा रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम, एक कानून की शुरुआत हुई जिसे 1850 के अंतर्गत जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, क्या बनाया गया? 1850 में जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जात के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। धर्म के परिवर्तन के कारण नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया। ऐसा ही सबसे हाल का कानून था 2005 का संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। 2005 में संविधान में 93वां संविधान संशोधन हुआ, जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना। संयोगवश 1850 का कानून और 2006 का कानून संशोधन दोनों ही है। कैसे समझे इसे? यह निर्योग्यता निवारण अधिनियम बना, इसमें यह व्यवस्था की गई थी केवल धर्म एवं जात के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। ऐसा ही सबसे हाल का कानून था 2005 का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना। और संयोगवश संशोधन दोनों ही शिक्षा से संबंधित है। दोनों ही 1850 का जो कानून है, 2006, दोनों यह किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित थे। 93वां संविधान संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था, जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती करने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। इन दोनों के बीच और अनेक कानून बनाए गए, जिसमें वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण था भारत का संविधान, जो 1950 में पारित किया गया था, और 1989 का अनुसूचित जात और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 मूल अधिकार के अंदर कर दिया और उपर्युक्त आरक्षण संबंधी उपबंध लागू किए गए। 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड देने के, हिंसा
और अपमानजनक कार्यों को दंड देने के लिए उपबंधों में संशोधन करके उन्हें और मजबूत बना दिया। इस प्रकार इस विषय पर बार बार कानून बनाए गए, जो इस तथ्य को प्रमाण है कि अकेला कानून ही किसी सामाजिक कुप्रथाओं को नहीं मिटा सकता। इस पर अस्मिता के लिए अनेक कानून बनाए गए, लेकिन इससे यह स्पष्ट है, प्रमाण है कि केवल कानून किसी सामाजिक कुप्रथा को नहीं मिटा सकता। बस जैसा कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टीवी रेडियो जैसे संचार माध्यम में देखा सुना होगा, दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार सहित भेदभाव के मामले में समस्त भारत में देखने की मिलती है। हालांकि इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं कर दी गई, लेकिन केवल कानून के द्वारा हर व्यवस्थाओं को बदल दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। कोई सरकारी कार्रवाई अकेले ही सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती, इसके लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर कहा जाए कि सरकारी कार्रवाई ही सामाजिक परिवर्तन ला देगी तो ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या लाना होगा? जन सहयोग की आवश्यकता। हर हाल में कोई भी सामाजिक समूह, भले ही वह कितना भी कमजोर और सताया हुआ हो, सिर्फ अत्याचारों का शिकार नहीं होता। मानव विषम परिस्थितियों में भी न्याय तथा मान मर्यादा के लिए एकजुट होकर स्वतः संघर्ष करने को सदा तैयार होते हैं। इसलिए दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक, आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिकाधिक सक्रिय होते गए। ज्योतिबा फूले, ईओती दास, पेरियार, अंबेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए। अन्य नए आंदोलन भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जैसे समकालीन राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाते रहे। इस प्रकार दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। दलितों ने अनेक भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी के साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगला है दिव्यांगों के उत्थान हेतु किए गए सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। दिव्यांगों, आधुनिक दृष्टिकोण। अब यहां देखिएगा दिव्यांगों के लिए क्या सरकारी प्रयास हुए हैं, उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है। आज का जो दृष्टिकोण है वह पारंपरिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से क्या है? अलग है। पारंपरिक रूप से समाज के असमर्थ वर्ग के व्यक्तियों के लिए नकारात्मक भाव वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जो प्रकृति से अपंग होते थे उन्हें गिरी नजरों से देखा जाता था, उनके प्रतिभाव अच्छे नहीं हुआ करते थे। उन्हें प्रायः मंदबुद्धि, हीन बुद्धि, अपंग, अंधा या लूला लंगड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। अब नई सोच के अंतर्गत इन पुराने हीन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। इनके स्थान पर मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टिबाधित अथवा शारीरिक रूप से बाधित शब्दों से जाना तथा संबोधित किया जाता है। इसी सोच के अनुसार इस वर्ग को अन्यथा सक्षम के रूप में जाना एवं संबोधित किया जाता है। वर्तमान सोच के अनुसार वास्तव में विकलांग को विकलांग बनाने में समाज का उनके प्रति व्यवहार उत्तरदायी होता है। वे अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग अनुभव नहीं करते, बल्कि समाज उन्हें ऐसा अनुभव करने के लिए विवश करता है। जैविक अक्षमता के कारण नहीं महसूस करते, बल्कि समाज उन्हें अनुभव करने के लिए विवश कर देता है। असक्षम वर्ग की दशा का विश्लेषण करने के लिए क्षमता तथा गरीबी के संबंध को जानना भी आवश्यक है। इस संबंध के पीछे भी सामाजिक विचारधारा का कारक नहीं था। ऐसा देखा गया है कि असक्षमता तथा गरीबी का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। गरीबी असक्षमता को जन्म देती है तथा असक्षमता गरीबी को बढ़ा देती है। गरीबी असक्षमता को जन्म देती है अक्षम व्यक्तियों को, और असक्षमता गरीबी को बढ़ा। अक्षमता
गरीबी को बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए गरीबी से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। कुपोषण ग्रस्त माताओं द्वारा बार बार बच्चों को जन्म देने, रोग प्रतिरक्षा के पर्याप्त उपाय न होने तथा अभावग्रस्त जीवन यापन की परिस्थितियों में होने वाली दुर्घटनाओं से निर्धनता से ग्रस्त परिवारों में अक्षमता को प्रश्रय मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है अक्षम व्यक्ति तथा व्यक्ति उसके परिवार पर आर्थिक संकट बढ़ता है तथा वे क्रमशः निर्धनता से ग्रस्त हो जाते हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण से भी स्पष्ट किया जाता है। जैसे किसी परिवार में कोई सदस्य या परिवार का मुखिया किसी भी कारण से अक्षमता की अशिकार हो जाए, गरीब हो जाए, अक्षम हो, तो उस स्थिति में दो प्रकार के आर्थिक संकट उपस्थित होते हैं। प्रथम, व्यक्ति के उपचार के लिए अधिक या बहुत अधिक धन व्यय करना। सबसे पहला क्या है, उसके उपचार के लिए धन इकट्ठा करना पड़ता है तथा अनेक बार संपत्ति बेचने या ऋण लेने के लिए भी स्थिति आ जाती है तथा निर्धनता प्रबल हो जाती है। इससे भी धन की कमी, गरीब देशों में रहने वाले सक्षम व्यक्ति गरीबी के शिकार होते हैं तथा उन्हें आर्थिक संकट का अधिक सामना करना पड़ता है। इस प्रकार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि असक्षमता तथा गरीबी में घनिष्ठ संबंध है। असक्षम व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के उपाय। वर्तमान समय में असक्षम व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न और संघर्ष हो रहे हैं। इसके लिए जहां एक और स्वयं विकलांगों ने निरंतर प्रयास किए हैं, वहीं सरकार ने भी इस दिशा में कार्य किए हैं। यह तथ्य सरकार द्वारा जनगणना 2011 में विकलांगों के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोणों से भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु निम्न वर्णित हैं। जनगणना में विकलांगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधी सूचना एकत्र की गई। परिवार के सभी व्यक्तियों से विकलांगता पर प्रश्न पूछे गए। गणक को सूचित किया गया था कि सूचना एकत्र करने के लिए विकलांग व्यक्तियों से संपर्क करने के अतिरिक्त परिवार के अन्य उत्तरदाताओं से भी बात करें। सभी प्रकार के परिवार अर्थात राष्ट्रीय, संस्थागत और घरेलू परिवारों को इसमें भी शामिल किया जाए। अपंगता पर प्रश्नों पर निर्दोष को अंतिम रूप दिया गया था। चयनित क्षेत्रों में विकलांगता सहित चयनित प्रश्नों का क्षेत्र परीक्षण करने के बाद नागरिक समाज संगठनों, नोडल मंत्रालय के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सभी राज्यों के ग्रामीण नगरीय नमूनों को भी शामिल करने और सभी जनगणना संबंधी प्रश्नों का पूर्व निरीक्षण करने के बाद प्रश्नों में अंतिम रूप से पहचाने गए पहलू गणक और उत्तरदायी दोनों के द्वारा सरलता से समझने के लिए विकलांगता की श्रेणियों प्रकारों का साधारण नामकरण, योजनाकारों और निर्माताओं के लिए आंकड़ों की प्रासंगिकता के प्रश्न को रद्द करने में व्यवहारिकता, सभी प्रकार की विकलांगताओं को सूचीबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 को ध्यान में रखा गया। नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 को ध्यान में रखकर बनाया गया। विकलांगता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक फिल्टर प्रश्न सम्मिलित किया गया था। इसको एक फिल्टर के रूप में सम्मिलित किया गया कि विकलांगता के संबंध में संपूर्ण जानकारियां संग्रहित करके सरकार संग्रहित की और परिवार और लोगों से, उनके सदस्यों से इसके संदर्भ में जानकारियां इकट्ठा की। अगला है कि 8 प्रकार के विकलांगता के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया, क्योंकि 2001 की जनगणना में 5 प्रकार के बारे में ही पूछा गया था। अब यहां कितना कर दिया गया? 8 प्रकार। जनगणना सूची में विकलांगता पर प्रश्न का आधार बदल दिया गया। कवरेज में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिसमें गणक प्रचार उपायों के लिए व्यापक प्रशिक्षण सम्मिलित थे। अब सक्षम व्यक्तियों के विषय में नए ढंग एवं दृष्टिकोणों से सोचने की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा। अब समाज में एक प्रकार की जागरूकता आ रही। यह सरकार के द्वारा करने के बाद समाज में क्या हुई? एक नई जागरूकता आई
हमारी सरकार तथा शिक्षा प्रणाली को अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। इस वर्ग के जीवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग, सहायता, सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण या बहिष्कार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। एक ऐसे देश में जहां 5 से 14 आयु वर्ग के आधे बच्चे स्कूल के बाहर हों, वहां विकलांगता ग्रस्त बच्चों के लिए स्थान कैसा हो सकता है। हालांकि समाज में आज भी 5 से 14 आयु के वर्गों को जब बच्चों को देखा जाता तो अक्सर स्कूल के बाहर होते हैं। ऐसे स्कूलों में अगर विकलांग ग्रस्त व्यक्तियों को बच्चों को भेजा जाएगा तो वो कहां रहेंगे, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था करने का समर्थन किया जा रहा हो। और यदि कोई कानून और विधान बनाकर प्रत्येक विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की आशा की भी जाए तो ग्रामीण माता पिता अभिभावक इस व्यवस्था को अपने विकलांग बच्चों के लिए सहायता प्राप्त करने में सहायक नहीं समझेंगे। वे तो शायद इस बात को अधिक पसंद करेंगे कि उन्हें कुएं से पानी लाने का कोई बेहतर तरीका, उन्नतकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार किसी शहरी गंदी बस्ती में रहने वाले माता पिता यह चाहते हैं कि शिक्षा को काम या रोजगार की दुनिया से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा उनके बच्चों की बुनियादी जिंदगी की गुणवत्ता को सुधार देगी। विकलांगों की समस्याओं के लिए आज सामाजिक कारक उत्तरदायी हैं। हमारी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जहां सुविधाओं तथा अनुकूल दृष्टिकोण की कमी है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो 5 से 14 वर्ष की आयु के बहुत अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। ऐसे में विकलांगों के लिए पृथक शिक्षा की व्यवस्था अपने आप में एक कठिन प्रश्न बनता है। यहाँ कहा कि इस ढंग से अव्यवस्थाएं हैं कि इनके लिए अगर कहा जाए तो क्या पृथक व्यवस्था हो सकती है, बड़ा असंभव लगता है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में पारिवारिक परिस्थितियां भी विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। परिवारों की स्थितियां भी विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है। ग्रामीण माता पिता की सोच कुछ ऐसी है कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनके विकलांग बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये माता पिता विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की तुलना में कृषि संबंधी अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग अधिक करते हैं। यही स्थिति नगरीय गंदी बस्तियों में रहने वाले माता पिता का है। वे चाहते हैं कि शिक्षा को काम या रोजगार से जोड़ने के प्रयास होने चाहिए, जिससे बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी की गुणवत्ता उन्नत हो। वे भी विकलांग की शिक्षा को प्राथमिक नहीं देते। इस प्रकार स्पष्ट है सामाजिक कारण को अगर देखा जाए तो ज्यादा उत्तरदायी है। समय और परिस्थितियों के बाद जो सरकार की योजनाओं के द्वारा आज विकलांगता के प्रश्न में जो सामाजिक बहिष्कार की बातें होती थी, समाज उन्हें हे दृष्टि से देखता था, लेकिन सरकार के प्रयास से उनमें सुधार की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अब आज विकलांगों के लिए अनेक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।